हेलो डियर स्टूडेंट्स। हम अपनी DECE 2 की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम सबसे पहले देखेंगे ब्लॉक 1 में यूनिट 1 द कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन। इंग्लिश मैनुअल वाले स्टूडेंट्स पेज नंबर 7 ओपन करिए और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स पेज नंबर 9 ओपन कीजिए अपने मैनुअल में। हमारी फर्स्ट जो यूनिट है, इकाई है, वो है पोषण की संकल्पना। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि फूड और क्या होता है और उसके फंक्शंस क्या होते हैं। ये ऑलरेडी हम अपने एक लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। जो हमारी लास्ट वीक में क्लास थी उसमें हम पढ़ चुके हैं कि इसके कितने फंक्शंस होते हैं। 3 फंक्शन, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल फंक्शन। अब इसके बाद है कि न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन की डेफिनेशन है, न्यूट्रिशन is the process by which the organism ingest, digest, absorb, transport and utilize the nutrients and dispose of their end products। ये है न्यूट्रिशन की डेफिनेशन जो मैंने हाईलाइट करी है। हिंदी मैनुअल में आप आइए पेज नंबर 14 पर। न्यूट्रिशन का क्या मीनिंग है कि एक वो प्रोसेस जिसके थ्रू हम फूड को खाते हैं, चबाते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं अपनी बॉडी में, वो हमारी बॉडी में हर एक पोर्शन में ट्रांसपोर्ट करता है और न्यूट्रिएंट को यूटिलाइज करता है। और उसके बाद जो उसका एंड प्रोडक्ट होता है उसको वो डिस्पोज ऑफ कर देता है। अब जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसका एक्शन क्या है, इंटरेक्शन क्या है और बैलेंस क्या है। जो पोषक तत्व हैं उसका क्या क्रिया है, उसकी क्या अंत क्रिया है और क्या संतुलन है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि न्यूट्रिएंट्स 2 तरह के होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो कि हमारी बॉडी को थोड़ी ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स एंड वाटर। हम इन 4 न्यूट्रिएंट्स को बोलेंगे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं? विटामिन्स एंड मिनरल्स। जितने भी विटामिन्स एंड मिनरल्स हैं उनको हम बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ये हमें हमारी बॉडी में मैक्रो न्यूट्रिएंट्स से थोड़ी कम मात्रा में चाहिए होते हैं। अब हर न्यूट्रिएंट है जो उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी में। जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम का रोल है कि वो हमारे शरीर में बोन्स और टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करता है। ये सिर्फ कैल्शियम का ही रोल नहीं है बल्कि जो फास्फोरस भी है वो भी हमारी बॉडी में बोन्स और टीथ को बनाने में हेल्प करता है। इसलिए हम यहाँ पर ये कहेंगे कि बोथ कैल्शियम जो एंड फास्फोरस है उसे हमें अपनी बॉडी को सप्लाई करना चाहिए जितनी की उनको अमाउंट उसकी चाहिए और प्रॉपर प्रोपोर्शन में, ताकि हमारी जो बोन्स और टीथ हैं उनकी नॉर्मल ग्रोथ हो सके। इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्मल ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड टीथ, नॉर्मल growth of bones and teeth and the maintenance of their normal structure and function requires an interaction between these 2 nutrients। ठीक है ना। इंटरेक्शन क्या हुई कि हमें अपनी बोन्स और टीथ की ग्रोथ को नॉर्मल करने के लिए या उनकी स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए या उनके फंक्शन को मेंटेन करने के लिए हमें इन दोनों कैल्शियम एंड फास्फोरस दोनों न्यूट्रिएंट्स के बीच इंटरेक्शन चाहिए ही चाहिए। अब ये कह रहे हैं कि हम बैलेंस को भी, बैलेंस का जो कंसेप्ट है उसको भी एक्सप्लेन करेंगे कैल्शियम एंड फास्फोरस की एग्जांपल को लेके। कहते कि अगर डाइट में बहुत ज़्यादा मात्रा में फास्फोरस होता है, ठीक है, तो वो हमारी बॉडी को बचाता है फॉर टेकिंग इन इनफ ऑफ कैल्शियम। ठीक है, अगर हमारी बॉडी में जो हमारी डाइट चल रही है, अगर वो जो हमारी डाइट है उसमें ज़्यादा मात्रा में हम फास्फोरस ले रहे हैं, हमारी जो डाइट है उसमें काफ़ी मात्रा में फास्फोरस है, तो वो हमारे शरीर में कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन को रोकता है। ठीक है ना, हमारे शरीर में वो कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन को रोकता है। तो इससे क्या होता है, कैल्शियम और फास्फोरस के बीच इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। ठीक है,
मतलब कि उनका अनुपात जो होता है वो बिगड़ जाता है। इससे बोन्स और टीथ पर इफेक्ट बनता है। और हम इस अनुपात को, जो बिगड़ा हुआ अनुपात है, हम उसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं? फूड्स खाकर। कौन से फूड्स खाकर? वो वाले फूड्स खाने हैं जो ये दोनों न्यूट्रिएंट्स हमें सप्लाई करते हो सही मात्रा में। ठीक है। नेक्स्ट है कि इन द लार्जर कंटेक्स्ट द टर्म बैलेंस मीन्स द न्यूट्रिएंट्स नीडेड बाय द बॉडी शुड बी प्रोवाइडेड इन द राइट अमाउंट्स एंड प्रपोर्शन। ठीक है। कहते हैं बैलेंस जो टर्म है, हम उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि हमारी बॉडी को जितने भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, हमें वो अपनी बॉडी को एक सही मात्रा में और सही अनुपात में देने होंगे, उसको हम बोलेंगे बैलेंस। ठीक है। जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। आगे है हैंडलिंग ऑफ फूड एंड न्यूट्रिएंट्स बाय द बॉडी, कि जो हमारा शरीर है वो भोजन और पोषक तत्वों का उपयोग कैसे करता है या उसको हैंडल कैसे करता है। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि हाउ डज द बॉडी हैंडल फूड। बॉडी फूड को कैसे हैंडल करती है? हम अपने माउथ के थ्रू फूड लेते हैं। ठीक है। मुंह के थ्रू हम खाना खाते हैं। मुंह में जब हम खाना डालते हैं उसके बाद हम उसको च्यू करते हैं, यानी कि चबाते हैं। चबाने के बाद हम उसको निगल जाते हैं। ठीक है। जब हम उसको निगल जाते हैं फिर वो कहाँ चला जाता है? हमारे शरीर में ओस्योफेगस। ठीक है। ओस्योफेगस से पास करता हुआ वो स्टमक में चला जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद वो एक लॉन्ग क्वाइल्ड और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में चला जाता है, जिसको हम बोलते हैं इंटेस्टाइन। ठीक है। फिर ऑल दिस वाइल द नेचर ऑफ फूड इज बीइंग चेंज्ड एंड इट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू द यूटिलाइजेबल फॉर्म। कहते हैं कि जब ये सारा प्रोसीजर हो रहा होता है मुंह से लेके इंटेस्टाइन तक जाने का, तब फूड की जो नेचर है वो चेंज हो जाती है। वो कैसे? पहले हम उसको चबाते हैं, फिर अंदर निगलते हैं, अंदर जाके फूड की नेचर जो सारी है चेंज हो गई। जो हमने मुंह में डाला था वो नेचर अब उसकी नहीं रही है। ठीक है। वो वहां तक जाके अब यूटिलाइजेबल, यूज करने वाली फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइजेशन। ठीक है। हम डाइजेशन किसको बोलते हैं? कि जो अगर पूछा आपको कि बॉडी कैसे फूड को हैंडल करती है, ठीक है, तो आपने डाइजेशन का प्रोसेस उसमें बताना है कि जब हम अपने मुंह में फूड को लेते हैं, फिर हम उसको चबाते हैं और फिर उसके बाद हम उसको निगल जाते हैं। निगलने के बाद वो हमारी बॉडी में स्टमक में चला जाता है ऑस्टियोफेगस से पास करता हुआ। ठीक है। ऑस्टियोफेगस से पास करता हुआ जब वो स्टमक में चला जाता है, उसके बाद वो एक लॉन्ग क्वाइल्ड और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इंटेस्टाइन होती है उसमें चला जाता है। ये जो सारा प्रोसेस हो रहा है इसमें फूड की जो नेचर है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है। ठीक है। और फूड जो होता है वो एक यूटिलाइजेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसको हम बोलते हैं डाइजेशन। ठीक है। डाइजेशन को हम हिंदी में बोलते हैं पाचन क्रिया। ठीक है ना। इसके बाद है हम अब्जॉर्प्शन। पहले हमने पढ़ा डाइजेशन, उसके बाद हम अब्जॉर्प्शन को देखेंगे। कहते हैं कि जब एक बार डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया, ठीक है, अब उसमें जो फूड में न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारी बॉडी में अवेलेबल होते हैं। ठीक है। कौन सी फॉर्म में अवेलेबल होते हैं? उस फॉर्म में अवेलेबल होते हैं कि जिस फॉर्म में हम उनको यूज कर सकते हैं। वो क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट्स में जब हमारी बॉडी में फूड आके न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट हो जाता है तो वो हमारे इंटेस्टाइन में, डाइजेशन का प्रोसेस इंटेस्टाइन तक था, फिर वो हमारी इंटेस्टाइन से मूव करके हमारे ब्लड में घूमना शुरू हो जाते हैं। उसको हम बोलते हैं अब्जॉर्प्शन का प्रोसेस। अब्जॉर्प्शन मतलब अवशोषण। ठीक है ना।
जब हमारा डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, हमारा पाचन क्रिया का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, जो उसमें न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है, फूड में, मतलब फूड जो है वो न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया जो हमारी बॉडी को चाहिए थे, ठीक है, फिर हमारी बॉडी जो है उसका आसानी से प्रयोग कर सकती है। प्रयोग करने के बाद वो हमारे इंटेस्टाइन से ब्लड में मूव करना शुरू कर देती है, उसको हम बोलते हैं अब्जॉर्प्शन। फिर जो ब्लड होता है वो क्या करता है, वो सारे न्यूट्रिएंट्स को बॉडी में जितने भी सेल्स हैं वो सेल्स को देना शुरू कर देता है ब्लड, ठीक है। इंटेस्टाइन में ब्लड में चले गए, ब्लड जो है वो सारे न्यूट्रिएंट्स को हमारे बॉडी के सारे सेल्स में, जो हमारे सेल्स की सारी कोशिकाएं होती हैं उसमें देना शुरू कर देता है, ठीक है। वहां पर ये डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस के लिए इसको यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है सोशियो कल्चरल, साइकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। ये नेक्स्ट टॉपिक है कि क्या सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट है, क्या साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है न्यूट्रिशन के, और क्या इकोनॉमिकल एस्पेक्ट है न्यूट्रिशन के। पोषण के सामाजिक और सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक पहलू कौन से हैं? कोई भी भोजन, चाहे वो विशेष है या डाइटरी पैटर्न में इंक्लूडेड है, वो किसी भी व्यक्ति विशेष को स्वीकार होगी या नहीं, ये उसकी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर निर्भर करता है। हो सकता है कि हम किसी व्यक्ति के लिए कोई पौष्टिक आहार सुझाएं, परंतु सामाजिक सांस्कृतिक कारणों से वह उसे स्वीकार ना हो। इसलिए किसी भी व्यक्ति का आहार नियोजन करते समय उस व्यक्ति के सामाजिक परिवेश और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि तथा किसी विशिष्ट खाद्य पदार्थ के प्रति उस व्यक्ति की रुचि अरुचि को ध्यान में रखना चाहिए। इसके अलावा आर्थिक पहलू भी यह निर्धारित करते हैं कि सुझाया गया खाद्य पदार्थ उसकी खरीद पाने की सामर्थ्य की सीमा है या नहीं। चलो अब हम देखते हैं कि सोशल और कल्चरल एस्पेक्ट्स क्या हैं खाने पीने की। कहते कि जो हमारा भोजन है, जो हमारा फूड है, उसका हमारे सोशल कंटेक्स्ट में भी बहुत मतलब है एक स्पेशल, और हमारे कल्चरल कंटेक्स्ट में भी एक स्पेशल मीनिंग होता है, ठीक है। जो हमारे पुराना ट्रेडिशन है, हमारा पुराना वैदिक ट्रेडिशन है, वो भोजन को किस तरीके से पहचानता है कि भोजन जो है वो लाइफ गिवर है, जो कि हमें जीवन देने वाला होता है, ठीक है। ये स्पेसिफिक फूड को स्पेसिफिक क्वालिटी की विशेषता देता है, ठीक है। ऐसे कहा जाता है कि जो सात्विक फूड है, ठीक है, जो सात्विक भोजन होते हैं वो हमारे किस किस चीज़ को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं, वो हमारी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी यानी कि हमारी मानसिक क्षमता और सृजनात्मकता बढ़ाने वाला होता है, ऊर्जा प्रदान करने वाला होता है और प्रसन्नता वर्धक भी माना गया है। अब जो दूध और दूध से बने हुए पदार्थ हैं, ठीक है, उनको भी हम सात्विक भोजन की उदाहरण मानते हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि जो राजसी भोजन होता है वो कौन सा भोजन होता है, जो कि स्टिमुलेट फूड्स दैट स्टिमुलेट द पैशन, ठीक है, जो आवेश और कामुकता को बढ़ाने वाला हो। उसमें मछली, अंडा और मीट तथा तामसिक भोजन में सुअर, गाय का मांस आता है, जो हमें आलसी और सुस्त बनाता है। तामसी भोजन में बासी, दोबारा गर्म किए गए बेस्वाद और अशुद्ध खाद्य पदार्थ भी आते हैं। अब इसके बिल्कुल उल्ट
जो आजकल के लोगों की समझ है वो इससे बिल्कुल ही उल्ट है। अब हम में से कोई लोग इस बात को नहीं मानते कि प्रतिदिन खाए जाने वाले खाद्य पदार्थ हमारे व्यवहार को किसी विशेष रूप से प्रभावित करते हैं। वेदों में दोबारा गर्म किए गए भोजन का बहुत निम्न कोटि का माना गया है, परंतु आज होटलों, ढाबों आदि में ग्राहकों को दोबारा गर्म कर करके भोजन ही परोसा जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि पोषण जो है, जो न्यूट्रिशन है, उसका संबंध सिर्फ कि ना शरीर द्वारा पोषक तत्वों के उपयोग से है, बल्कि भोजन की स्वीकृति से भी है, कि भोजन की एक्सेप्टेंस से भी है। We cannot expect the members of a community to immediately accept a food just because it is rich in nutrients। कहते कि हम एक कम्युनिटी से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं, कि वो इमीडिएटली जो हमने उनको फूड दिया है वो उसको एक्सेप्ट कर लें। क्योंकि वो सिर्फ न्यूट्रिएंट्स में रिच है, सिर्फ इसीलिए। वी हैव टू कंसीडर द फूड फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू। हमें भोजन को उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना चाहिए। इज इट अ फूड रिजेक्टेड बाय देयर कल्चर? क्या यह वह भोजन है जो कि उनके कल्चर की वजह से उन्होंने रिजेक्ट कर दिया? इज इट अ फूड कंसीडर टू बी अ प्रेस्टीज फूड? क्या उन्होंने ये फूड अपने प्रेस्टीज फूड समझ के इसको रिजेक्ट कर दिया? प्रेस्टीज फूड का मतलब है कि which are according a high status because they are expensive or because they are consumed by people of higher status in the society। प्रेस्टीज फूड से उनका मतलब है कि महंगे होने के कारण या समाज में उच्च वर्ग वाले लोगों द्वारा खाए जाने के कारण उच्च स्तर वाले खाद्य पदार्थ माने जाते हैं। क्या ऐसे तो नहीं है कि समाज के किसी वर्ग विशेष को कोई खाद्य पदार्थ खाने की मनाही हो, जैसे कि गर्भवती महिलाओं को पपीता नहीं खाने दिया जाता हो। इससे यह पता चलता है कि जब हम भोजन से संबंधित प्रचलनों में सुधार या परिवर्तन की बात करते हैं तो हमारे लिए व्यक्ति की सामाजिक सांस्कृतिक बैकग्राउंड को ध्यान में रखना कितना महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट है द साइकोलॉजी ऑफ ईटिंग। अब बहुत सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी हैं जो कि उस बात को प्रभावित करते हैं जो हम खाते हैं। हम काफ़ी एग्जाम्पल्स हैं उसको लेते हैं। जो पहली एग्जाम्पल है वो है कि एक 5 वर्ष का एक लड़का जिसका नाम कि अहमद है, उसको टीवी देखना बहुत पसंद है। वो भोजन से संबंधित बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट्स को देखता है, जैसे कि इंस्टेंट नूडल्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, टॉफीज एंड चॉकलेट। डेली वो ये देखता ही देखता है। जो उनकी माताजी हैं, ठीक है, वो देखता भी है और वो अपनी माताजी को कहता भी है कि वो इन सबको खाना चाहता है। उनकी जो माताजी हैं, ठीक है, वो उनको समझाती हैं कि बेटे ये खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, परंतु फिर भी वो चाहते हैं कि उनकी माताजी उनके लिए ये भोजन खरीदे जो कि उन्होंने टीवी पर देखा है। जबकि वो उसको कन्विंस करने की भी ट्राई करती हैं कि ये भोजन के ये हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब दूसरी एग्जाम्पल है कि सरला। दूसरी एग्जाम्पल है कि जो सरोज है, when she was still a preschooler, was convinced by her mischievous elder brother that bitter gourd was actually a rat। सरोज है जो वो अभी भी प्री स्कूलर है, उसको उसके बड़े भाई ने अभी भी इस बात के लिए बहुत ज़्यादा कन्विंस कर रखा है कि जो करेला है
वो एक्चुअल में एक चूहा है जिसको कि फ्राई किया गया है। एक्चुअली जिस तरीके से सरोज की माँ वेजिटेबल को बनाती है वो ऐसे चूहे की तरह ही उसकी रिजेम्बलेंस लगती है। इससे क्या होता है कि सरोज के दिमाग में एक बहुत ही अवर्शन बन जाती है, जबकि वो बड़ी हो जाती है तब उसको ये पता चलता है कि ये बिल्कुल भी सही नहीं था, फिर भी वो इसको खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। अब तीसरी एग्जाम्पल है कि सरला ने अभी अभी एक लड़के को जन्म दिया, ठीक है, तो वह गुड़ व तिल से बने हुए लड्डू, पंजीरी, गेहूं का आटा, गिरीदार फल, सूखे मेवे, चीनी और घी से बना व्यंजन होता है पंजीरी, और घी खुशी खुशी खा लेती है क्योंकि उसका मानना है कि इससे स्तनों में दूध की मात्रा बढ़ेगी। क्या आपने सारी उदाहरणों को ध्यानपूर्वक पढ़ा है? आपने देखा होगा कि लोगों द्वारा चुना गया भोजन किस प्रकार उनके विचारों से प्रभावित है। बहुत से कारक जैसे कि विज्ञापन और आसपास के लोगों का रवैया हमारे द्वारा भोजन के चुनाव को प्रभावित करते हैं। हम किस प्रकार का भोजन और कितनी मात्रा में भोजन को खाते हैं, यह इन कारकों द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। एग्जाम्पल हो सकता है कि एक लड़की अपनी असुरक्षा और हीनता की भावना पर काबू पाने के लिए अधिक मात्रा में खाना खाने लगे। दूसरी तरफ दूसरा बच्चा कम खाना खाकर इसी भावना पर काबू पाना चाहे। इस प्रकार भोजन के प्रति और आसपास के लोगों के प्रति हमारी व्यक्तिगत प्रतिक्रियाएं हमारी खान पान की पद्धति पर काफी मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालती हैं। नेक्स्ट है द इकोनॉमिक्स ऑफ फूड। भोजन खरीदने के लिए धन की आवश्यकता होती है। भोजन पर हम कितना पैसा खर्च कर सकते हैं, यही प्रमुख एक कारण है जो इस बात को निर्धारित करता है कि हम कितना और क्या खा सकते हैं। दूसरे शब्दों में हमारे आहार में केवल वही खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं जो हमारे आर्थिक सामर्थ्य की सीमा में होते हैं। अगर व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पहलू भी है। वो व्यक्ति जो सस्ते खाद्य पदार्थ भी नहीं जुटा पाता, उसे महंगे पोषक खाद्य पदार्थों को खरीदने का सुझाव देना भी बिल्कुल व्यर्थ है। ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के लिए ऐसे पदार्थों का चयन करना होगा जो उतने ही पौष्टिक हों लेकिन सस्ते हों। ऐसी स्थितियां भी हो सकती हैं कि व्यक्ति में इन सस्ते खाद्य पदार्थों को जुटाने की क्षमता भी ना हो। अतः यह अनिवार्य है कि भोजन ऐसा होना चाहिए जिसे लोग आसानी से खरीद सकें और वह सभी वर्गों के लोगों के समान रूप से वितरित होना चाहिए। भोजन की उपलब्धता एवं उसके समुचित वितरण का विशेष महत्व होता है। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अपने इंडिया में जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन है, जो कृषि उत्पादन है, उसमें लगातार वाधा हुआ है, उसमें लगातार वृद्धि हुई है, फिर भी जो भोजन है वो सबको उपलब्ध नहीं हो पाता है। आज भी कई लोगों को एक वक्त का खाना नहीं मिलता है। यह देश की बड़ी आर्थिक समस्याओं में से एक है। देश के सभी व्यक्तियों का अच्छा स्वास्थ्य सुनिश्चित करना ही हमारा उद्देश्य है। इस महत्वपूर्ण अधिनियम के बावजूद हमें विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों की सहायता से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने का प्रयास
करना चाहिए। जैसे पहला है, हाउ डू वी मीट द फूड नीड्स ऑफ द पीपल हु डोंट हैव द मनी टू परचेज द एडिक्वेट अमाउंट्स। कहते हैं कि हम उन लोगों की फूड की ज़रूरत को कैसे पूरा करेंगे जिनके पास एडिक्वेट अमाउंट में पैसा ही नहीं है, एडिक्वेट अमाउंट में भोजन खरीदने के लिए, पर्याप्त मात्रा में भोजन को खरीदने के लिए उनके पास पैसा ही नहीं है। शुड वी गिव देम फूड एज पेमेंट फॉर वर्क डन बाय देम, और शुड वी हेल्प देम आउट बाय गिविंग एक्स्ट्रा फूड एट चीपर रेट्स और फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या हमें उनकी मदद करनी चाहिए, जैसे कि जो वो काम करते हैं उसकी पेमेंट देने की बजाय हम उनको फूड दे दें, या फिर हमें उनको एक्स्ट्रा फूड सस्ते रेटों पर या फ्री ऑफ कॉस्ट देकर उनकी हेल्प करनी चाहिए। हाउ मच फूड मस्ट वी प्रोड्यूस इन ऑर्डर टू मीट द नीड्स ऑफ पीपल। हमें लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कितना भोजन जो है वो प्रोड्यूस करना चाहिए। हाउ कैन वी इंश्योर दैट फूड रीचेज ऑल सेक्शंस ऑफ पीपल। हम ये कैसे पक्का कर सकते हैं कि भोजन सारे सेक्शन के लोगों की तरफ पहुंच रहा है। इज अवर नेटवर्क ऑफ राशन शॉप्स एंड द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड एडिक्वेट। क्या हमारा जो राशन शॉप और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क है वो एडिक्वेट है, वो ठीक है, पर्याप्त है वो। व्हाट टाइप्स ऑफ फूड शुड बी ग्रोन, कौन किस किस तरीके टाइप्स के फूड हमें ग्रो करने चाहिए। डू वी नीड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ पल्सीज एंड ऑयल सीड्स। क्या हमें दालें और तेल के बीजों की प्रोडक्शन को इंक्रीज करना चाहिए। ये जो सारे इश्यूज हैं इनको सॉल्व करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, ये बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे, और इसके लिए हमें प्लानर्स, फार्मर, सप्लायर, कंज्यूमर, इन सब के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा इन प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए। क्वेश्चन है जो आपकी एक्सरसाइज 2 है, लिस्ट एनी 4 एस्पेक्ट्स ऑफ स्टडी ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। फिल इन द ब्लैंक्स हैं। न्यूट्रिएंट बैलेंस कैन ओनली बी अचीव्ड बाय सप्लाइंग ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन द करेक्ट अमाउंट एंड proportion. Dash is the process whereby nutrient move from the intestine to the bloodstream, that is absorption. The acceptance of particular foods by a person would depend on social, cultural, dash and economic factors. कौन सा है आपका चौथा एस्पेक्ट? सोशल, कल्चरल एंड साइकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट है इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। पोषण और स्वास्थ्य के बीच में क्या संबंध है। कहते कि जो पोषण है उसका स्वास्थ्य से बहुत ही नजदीक का संबंध है, बल्कि वास्तव में ये कहा जाता है कि जो अच्छा, अगर हम अच्छे पोषक तत्व लेंगे तो हमारी हेल्थ भी अच्छी ही होगी। इसलिए कहा जाता है कि अगर हम अच्छा न्यूट्रिशन यानी कि अच्छा पोषण लेंगे वो हमारी अच्छी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम भोजन को सही मात्रा में खाते हैं सही मात्रा में खाते हैं और सही प्रकार का भोजन खाते हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक इंसान के लिए, ताकि उसकी जो डेवलपमेंट है वो नॉर्मल हो सके और वो हेल्दी रह सके अपनी पूरी लाइफ के थ्रू। अगर कोई डाइट कोई व्यक्ति खा रहा है वो उसके लिए पर्याप्त नहीं है तो उसकी हेल्थ जो है वहाँ पर वो सफ़र करती है। इससे क्या होता है कि उसकी बॉडी के थोड़े बहुत जो ऑर्गन्स होते हैं वो माल फंक्शनिंग शुरू कर देते हैं या उसको कोई ना कोई डिजीज लग जाता है। एक एग्जाम्पल दी हुई है कि हमारी कंट्री में बहुत से बच्चे हैं, हजारों बच्चे हैं जो कि हर साल अंधे हो जाते हैं क्योंकि उनको विटामिन ए जो है वो सफिशेंट अमाउंट में प्रोवाइड नहीं किया जाता। जो आपके न्यूट्रिएंट्स के फंक्शन है कि आपकी बॉडी में उसके क्या फंक्शन है, अगर प्रॉपर अमाउंट में नहीं लेते हैं तो उसके क्या हार्मफुल इफेक्ट हैं, वो हम ब्लॉक 2 और 5 में पढ़ेंगे।
आगे हम पढ़ते हैं कि न्यूट्रिशन इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द हेल्थ ऑफ एन चिल्ड्रन। जो पोषण है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा कारक है जो कि एक इंसान की हेल्थ को प्रभावित करता है। जबकि जो भोजन है वो पोषक तत्वों का एक सोमा है। अगर हम सही भोजन, सही किस्म का भोजन सही मात्रा में लेते हैं तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम डाइट को पुअर लेते हैं तो उसके इल रिजल्ट्स भी आते हैं, क्योंकि हमें हमारी बॉडी में या तो किसी ना किसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो जाती है या किसी ना किसी न्यूट्रिएंट की एक्सेस अमाउंट हो जाती है। इंटर रिलेशनशिप बिटवीन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, हमने एक कॉमन वो पढ़ा है कि अगर गुड न्यूट्रिशन होगा तो गुड हेल्थ होगी, अगर गुड न्यूट्रिशन नहीं होगा तो गुड हेल्थ नहीं होगी। अब हम एक टर्म की तरफ जाते हैं जिसका नाम है माल न्यूट्रिशन। ठीक है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि माल न्यूट्रिशन क्या होती है। हम अपनी लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं माल न्यूट्रिशन क्या होता है, अंडर न्यूट्रिशन क्या होता है, ओवर न्यूट्रिशन क्या होता है। ये भी आपके न्यूट्रिशन और हेल्थ के इंटर रिलेशनशिप के अंडर ही आएगा। अगर आप गुड भोजन नहीं लेते हैं, गुड न्यूट्रिशन नहीं लेते हैं तो उसके ये अफेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, और इसका एक और भी एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि अंडर न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल क्या है। ठीक है, और ओवर न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल क्या है, ये हम ऑलरेडी अपनी पहली क्लास में पढ़ चुके हैं। आप वहां पर जाके इसको एक बार रिवाइज कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है व्हाट इज द न्यूट्रिशनल स्टेटस। पोषण का स्तर क्या होता है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे अपने मैनुअल का पेज नंबर 21 ओपन कर लीजिए। न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या है, पोषण का स्तर क्या होता है। पोषण के स्तर से हमारा मतलब है कि एक व्यक्ति के स्वास्थ्य की वो स्थिति है जो कि पोषक तत्वों को ग्रहण करने अथवा शरीर द्वारा उनके उपयोग के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। हम ये भी कह सकते हैं कि जो पोषण स्तर है वो व्यक्ति के स्वास्थ्य की वह स्थिति है जो व्यक्ति के द्वारा सेवन किए जाने वाले आहार में पोषक तत्वों से निर्धारित होती है। ठीक है, अब अच्छा जो गुड न्यूट्रिशनल स्टेटस है उसका क्या मतलब है। जो अच्छा पोषण का स्तर है उसका मतलब है कि जो पोषक तत्व हम उपयुक्त या पर्याप्त मात्रा में हमारे शरीर के लिए उपलब्ध होते हैं, ना ज़्यादा अधिक मात्रा में और ना ही ज़्यादा कम मात्रा में, जो कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़रूरी है। दूसरी ओर अगर हम पुअर इनटेक की बात करें, पुअर न्यूट्रिशनल स्टेटस की बात करें, उसका मतलब है कि शरीर में एक या अधिक पोषक तत्वों की अधिकता या कमी है। जो हमने ऊपर डेफिनेशंस अभी पढ़ी हैं उससे हमें ये पता चलता है कि जो एक व्यक्ति का पोषणात्मक स्तर है ना केवल आहार में पोषक तत्वों के अंतर्ग्रहण की मात्रा पर निर्भर करता है, बल्कि शरीर में पोषक तत्वों के अवशोषण तथा उपयोग से भी प्रभावित होता है। जो हमने अभी माल न्यूट्रिशन और इन्फेक्शन को पढ़ा है, माल न्यूट्रिशन को पढ़ा है, और अगले भाग में हम माल न्यूट्रिशन और इन्फेक्शन का इंटर रिलेशनशिप पढ़ेंगे, उससे भी हमें ये चीज पता चल जाएगी। पोषण और स्वास्थ्य के बीच घनिष्ठ संबंध को देखते हुए व्यक्ति विशेष समुदाय तथा समस्त जनसंख्या के पोषण स्तर का निर्धारण करना बहुत
महत्वपूर्ण हो जाता है। किसी व्यक्ति के पोषण स्तर का निर्धारण किस प्रकार किया जा सकता है, इसके लिए आपको निम्नलिखित जानकारी का होना बहुत जरूरी है। फर्स्ट है कि हमें किस प्रकार का भोजन जो है वो हो खाना चाहिए, या हम किस प्रकार का भोजन खा रहे हैं। अगला है कि व्यक्ति को क्या कोई बीमारी या बीमारियां हुई थी, वर्तमान में क्या वह किसी बीमारी से ग्रस्त है, क्या व्यक्ति में बीमारी के कोई लक्षण दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि रक्त स्राव या त्वचा का बदरंग होना, रक्त तथा मूत्र में पोषक तत्वों या अन्य पदार्थ कितनी मात्रा में है। इसकी जांच रक्त और मूत्र परीक्षणों द्वारा ही की जा सकती है। एक एग्जाम्पल लेते हैं हमें सपोज करना चाहिए कि एक बच्चे के जो मसूड़े हैं वो फूले हुए हैं और उनमें से खून आ रहा है। ठीक है, ये किस चीज का साइन है? ये एक क्लिनिकल साइन है स्कर्वी का। स्कर्वी वो डिसऑर्डर है जो कि विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होता है। अगर कोई इंसान प्रॉपर मात्रा में विटामिन सी को नहीं खाता है तो उसका जो लेवल है वो अपने ब्लड में गिरना शुरू हो जाता है। इसके डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए हमें बच्चे के खून को टेस्ट करना पड़ेगा और उसकी डाइट की तरफ भी देखना पड़ेगा, ये पता करने के लिए कि उसमें किस चीज़ की डेफिशिएंसी है। अगर भोजन विटामिन सी रिच इंक्लूडेड नहीं है तो हमें उनके उसमें डाइट में विटामिन सी रिच भोजन को इंक्लूड करना पड़ेगा। या फिर अगर डायग्नोस जब हम करते हैं तो हमें साथ ही उनको ट्रीटमेंट भी देना पड़ेगा। अगर वो ट्रीटमेंट नहीं देते हैं तो कंडीशन जो है वो सीरियस भी हो सकती है। इसकी डेफिशिएंसी से डेथ भी हो सकती है क्योंकि इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है। अगला है इंटरेक्शन बिटवीन माल न्यूट्रिशन एंड इन्फेक्शन। ठीक है, ये हम ऑलरेडी पहले हमारी किसी पहले की क्लास में पढ़ चुके हैं, तो हम दोबारा इन चीज़ों को रिपीट नहीं करेंगे। अगला है इफेक्ट ऑफ माल न्यूट्रिशन ऑन इन्फेक्शन। कुपोषण का संक्रमण पर क्या प्रभाव पड़ता है? फर्स्ट है रिडक्शन इन एंटीबॉडी प्रोडक्शन। कहते हैं कि अगर कोई नॉर्मल बच्चा है जिसको पर्याप्त मात्रा में भोजन मिल रहा है और वो अच्छी तरह से वेल नरिश्ड है, सुपोषित है, तो उसके शरीर में रोगाणुओं से लड़ने की शक्ति बहुत ज़्यादा हो जाती है। उनको इन्फेक्शंस भी होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ऐसे बच्चे को संक्रमण भी कम होता है और अगर होता भी है तो शीघ्र वो ठीक भी हो जाता है। अगर बच्चा कुपोषित है, विशेषकर गंभीर प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण या विटामिन ए की कमी, तो शरीर में प्रतिरक्षी का उत्पादन बहुत कम हो जाता है। इसके कारण बच्चों को डिजीज फाइटिंग कैपेसिटी बच्चों की कम हो जाती है तथा वह संक्रमणों का शिकार अधिक व जल्दी हो जाते हैं। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑन इंटीग्रिटी ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। कहते हैं कि अगर कोई इंडिविजुअल जो है वो वेल नरिश्ड हो, यानी कि वो सुपोषित हो, तो उसके जो स्किन है या म्यूकस मेम्ब्रेन है या और कई कोशिकाएं हैं, उसकी शरीर में इन्फेक्शन को एंटर करने से रोकते हैं। ये जो टिश्यूज होते हैं वो इन्फेक्शन का एक बैरियर बन जाते हैं
पर अगर कोई इंडिविजुअल माल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहा है, जैसे कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन से, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि उनका ये जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है सारा, ये अफेक्ट होता है बुरी तरह से। श्लेष्मा का स्राव कम हो जाता है, जिसमें श्लेष्मा झिल्ली परमेबल हो जाती है, जिसमें संक्रमण फैलाने वाले जीवाणुओं का शरीर में प्रवेश आसान हो जाता है और संक्रामक जीवाणुओं को वृद्धि के लिए प्रवेश मिलता है। यही कारण है कि कुपोषित बच्चे आसानी से संक्रमण का शिकार हो जाते हैं। नेक्स्ट है माल न्यूट्रिशन एंड वॉर्म इन्फेस्टेशन, कुपोषण और कृमि ग्रसन। ड्यूरिंग digestion, the ingested food is pushed down the digestive tract with the help of movements of muscles in the walls of the digestive tract. कहते कि पाचन क्रिया के दौरान जो पाचन नली की दीवारों की मांसपेशियों की गतिशीलता के कारण ग्रहण किया गया भोजन पाचन नली में आगे की ओर ढकेला जाता है, ठीक है। और सामान्य पाचन के लिए पाचन नली की मांसपेशियां की समुचित गतिशीलता महत्वपूर्ण है। कुपोषित व्यक्ति में यह गतिशीलता कम हो जाती है, अतः पाचन नली में भोजन धीमी गति से आगे बढ़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति के शरीर में प्रवेश हुए कमियों, अगर कोई हो तो, को बहुगणित होने के लिए अधिक समय मिल जाता है। ये कृमि भोजन के साथ उसी समय या पहले कभी शरीर में घुस जाते हैं, अतः कृमि ग्रसन जैसे गोल कृषि ग्रसन अधिक गंभीर हो जाता है। इसके अतिरिक्त कुपोषित व्यक्तियों में पाचन तंत्र के संक्रमणों की गंभीरता तथा अवधि भी अधिक होती है। अगला है इफेक्ट ऑफ इन्फेक्शन ऑन द न्यूट्रिशनल स्टेटस। संक्रमण का पोषणात्मक स्तर पर क्या प्रभाव है। जैसे कि हम सबको पता है जो पोषण का स्तर है वो क्या होता है, उसमें एक व्यक्ति के स्वास्थ्य की वो स्थिति होती है जो शरीर द्वारा पोषक तत्वों का उपयोग करने की प्रक्रिया से प्रभावित होती है। हम सबसे पहले शुरू करेंगे कि इन्फेक्शन का क्या इफेक्ट है फूड इनटेक पर। सबसे पहले है रिड्यूस्ड फूड इनटेक। रिड्यूस्ड फूड इनटेक यानी कि भोजन के अंत ग्रहण में कमी। कहते कि जब एक बच्चे को कोई इन्फेक्शन होती है, जैसे डायरिया या रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो गई है, तो मदर सबसे पहले क्या नोट करती है कि बच्चे को भूख लगनी कम हो जाती है। कभी कभी क्या होता है कि बच्चा या तो भोजन को पसंद नहीं करता या उसको टॉलरेट नहीं कर पाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि बच्चा भोजन को कम खाता है, तो उसकी वजह से उसकी डाइटरी इनटेक जो है वो कम हो जाती है। इसके आगे जो कि उसको इन्फेक्शन के कारण एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, वो भी बच्चों की भूख को कम करती है और उसकी वजह से भी खाने की इनटेक हमारी कम हो जाती है। हमारे देश में एक बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है कि जब कोई बच्चा किसी इन्फेक्शन या डिजीज से सफ़र करता है तो हम बहुत सारे भोजन को उसमें से रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं। जैसे कि डायरिया के केसेस में हम सॉलिड फूड्स और मिल्क को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, पर ये जो प्रैक्टिस है ये बच्चे के लिए बहुत हार्मफुल हो सकती है। जबकि हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हमें बच्चे को एक गुड डाइट देनी है जिससे कि उसकी बॉडी इन्फेक्शन से हुए हार्म से
जल्दी रिकवर कर सके। फूड इनटेक के कम होने से होने वाले हार्मफुल इफेक्ट से ज़्यादा वर्सन तो ये होगा कि अगर बच्चा अंडर नरिश्ड हो जाए डाइटरी डेफिशिएंसी से, अगर उसको काफ़ी देर के लिए भोजन ना दिया जाए, अगर उसकी डाइट में कमी होती है तो धीरे धीरे उसके न्यूट्रिएंट्स में भी कमी होनी शुरू हो जाती है, तो बच्चे का जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो लो हो जाता है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑन अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अगर हम अपनी डाइट में न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारे न्यूट्रिएंट्स ही हमारी बॉडी को अवेलेबल हों। अगर हमारी बॉडी को कोई न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं वो सिर्फ तभी होते हैं जब न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब होकर ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं, जब जहां हमारी बॉडी इनको यूटिलाइज कर सकती है। इसके बारे में हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे किसी ब्लॉक में। अगर किसी न्यूट्रिएंट की अब्जॉर्प्शन में कोई कमी आती है तो उससे क्या होता है, उससे स्पेसिफिक और पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो जाती है। जैसे कि कई इन्फेक्शन के केसेस में ये ऑब्जर्व किया गया है, डायरिया, मीजल्स और रेस्पिरेटरी डिजीज में, वहाँ न्यूट्रिएंट्स की अब्जॉर्प्शन में कमी होती है। सिर्फ 60 से 70% न्यूट्रिएंट्स ही हैं जो हमारी बॉडी को अवेलेबल हो पाते हैं। इवन की जो वॉर्म डिजीजेज होते हैं जैसे कि राउंड वॉर्म डिजीज है, इससे भी न्यूट्रिएंट्स की अब्जॉर्प्शन जो होती है वो आमतौर पर कम हो जाती है और इससे हमारा जो शरीर है वो बीमार हो जाता है। नेक्स्ट है लॉस ऑफ प्रोटीन्स। जब हमें कोई इन्फेक्शन होती है, जब बुखार होता है, बहुत सारे थोड़े से न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं स्पेसिफिकली प्रोटीन जो कि हमारी बॉडी से लॉस होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। ये चीज़ नेचुरली होती है कि जब हमें इन्फेक्शन या फीवर है तब हमारी बॉडी में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। अब इन्फेक्शन का ओवरऑल क्या इफेक्ट है न्यूट्रिशनल स्टेटस पर? बच्चे के पोषण स्तर पर संक्रमणों का काफी प्रभाव पड़ता है। गरीब परिवारों के बच्चे, विशेष गरीब परिवारों के जो बच्चे होते हैं उनको, जिन्हें आमतौर पर कम या अपर्याप्त मात्रा में आहार मिलता है, वो संक्रमण के प्रभाव और भी अधिक गंभीर हो सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि दो कॉमन चाइल्डहुड इन्फेक्शंस जैसे कि डायरिया और मीजल है, उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मीजल्स का क्या इफेक्ट पड़ता है। जो मीजल है वो एक एक्यूट वायरल इन्फेक्शन है। ठीक है, जो कि फीवर और स्किन रैशेस इसमें हो जाते हैं। वो 1 साल तक के बच्चे को नॉर्मली उनमें ही ये पाया जाता है। मीजल्स में क्या होता है, बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स की अब्जॉर्प्शन है वो काफ़ी कम हो जाती है। अगर किसी बच्चे के शरीर में विटामिन ए की डेफिशिएंसी बढ़ती जाए तो अगर उसको मीजल्स भी हो तो ब्लाइंडनेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। मामला तब भी ज़्यादा वर्सन हो जाता है जब हम बच्चे को मीजल्स के ड्यूरिंग एक डाइट पे ही रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे रूरल इंडिया में एक कॉमन प्रैक्टिस होती है।
जो मीज़ल है वो बच्चों को काफ़ी कमज़ोर बना देती है। बच्चा सिर्फ मीज़ल के इफ़ेक्ट से ही सफ़र नहीं होता, बल्कि उसको और भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होनी शुरू हो जाती हैं जब उसके ऊपर मीज़ल्स का अटैक होता है। जो मीज़ल है वो बच्चों की शरीर से बीमारियों से लड़ने की ताकत को कम कर देता है और उसको और भी इन्फेक्शंस होने के चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट है डायरिया एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो डायरिया है वो किस चीज़ का सिम्टम है, हमें कैसे पता चलता है कि हमें डायरिया हो गया है। जब एकदम से आपको पानी की तरह लगातार स्टूल्स पास होने शुरू हो जाएं, उसको हम बोलते हैं कि हमें डायरिया हो गया है। इसमें पेट दर्द भी होता है, काफ़ी कमज़ोरी भी फील होती है, कई बार बुखार और वॉमिटिंग्स भी, उल्टियाँ भी लग जाती हैं। आप सबको पता है कि डायरिया बच्चों में आमतौर पर होता है। जैसे कि दूसरी बीमारियों में होता है, उसी तरह डायरिया में भी बच्चों को भूख कम लगनी शुरू हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि बच्चे खाने को प्रॉपर नहीं खाते हैं। इसके अलावा माताएं भी सोचती हैं कि डायरिया में बच्चों को जो डाइट है वो रिस्ट्रिक्टेड देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बिलीफ है, ये माना जाता है कि लूज मोशंस जो हैं वो बढ़ जाती हैं अगर बच्चे को कुछ ना कुछ दिया जाए खाने के लिए। तो इसके क्या कारण हो सकते हैं? ऑब्वियसली अगर बच्चों में खाने की इंटेक कम हो जाए, ठीक है, तो बच्चे के न्यूट्रिशनल स्टेटस पे ज़रूर अफेक्ट इसका पड़ेगा। अगर इस पे न्यूट्रिशनल स्टेटस पे इफ़ेक्ट पड़ेगा तो बच्चे की जो न्यूट्रिएंट्स की अब्जॉर्प्शन भी है वो भी अफेक्ट होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि भोजन जो है वो बच्चे के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ज़्यादा देर तक नहीं रहता है। हमारे शरीर में से डायरिया फ्लूइड्स भी कम होने शुरू हो जाते हैं। फ्लूइड्स के साथ साथ और भी बहुत सारे मिनरल जैसे सोडियम, पोटाशियम भी कम होने शुरू हो जाते हैं। ये फ्लूइड्स और इलेक्ट्रोलाइट की कमी की वजह से डिहाइड्रेशन भी होनी शुरू हो जाती है। ये जो डिहाइड्रेशन है, ये बच्चों में, जिन बच्चों में डायरिया है उनमें हाई डेथ रेट का कारण भी बन जाती है। शहरों में जो छोटे छोटे गांव हैं या स्लम एरियाज हैं, बच्चे वहाँ पर ही ज़्यादातर उनको ये दोबारा डायरिया के अटैक्स होते हैं, जिसके कारण बच्चों का वेट कम हो जाता है और उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस भी पुअर हो जाता है। ये हमारी फर्स्ट यूनिट थी, वो अब ख़त्म हो चुकी है। द कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का क्या कंसेप्ट था? इसमें हमने पढ़ा फूड और उसके फंक्शंस क्या होते हैं। न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन का एक्शन, इंटरेक्शन और बैलेंस क्या है, ये हमने कैल्शियम और फॉस्फोरस की एग्जांपल को लेकर किया। हैंडलिंग ऑफ फूड एंड न्यूट्रिएंट्स बाय द बॉडी, कि इसमें हमने पढ़ा कि डाइजेशन क्या होती है और अब्जॉर्प्शन क्या होती है। नेक्स्ट है आगे कि इसके क्या क्या न्यूट्रिशन के एस्पेक्ट्स थे। उसके बाद हमने पढ़ा इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। इसमें हमने न्यूट्रिशन एंड हेल्थ के बीच में क्या रिलेशन है वो भी पढ़ा और माल न्यूट्रिशन के बारे में भी पढ़ा। आगे न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या होता है, माल न्यूट्रिशन और इन्फेक्शन का जो विशियस साइकिल है वो भी हमने देखा। आपको ये क्वेश्चन बहुत बार आते हैं कि माल न्यूट्रिशन और जो इन्फेक्शन है उसमें क्या इंटरेक्शन है, ठीक है। तो अगर आपको आए तो आपने ये सारा उसमें लिखना है। इफेक्ट ऑफ माल न्यूट्रिशन और इन्फेक्शन, इफेक्ट ऑफ इन्फेक्शन ऑन द न्यूट्रिशनल स्टेटस, ये आपने सारा जो 1.6 है ये प्रॉपर उसमें आपने लिखना है अगर आपको ये क्वेश्चन आए।
और इसमें से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जैसे फूड और इसके फंक्शंस क्या होते हैं, या माल न्यूट्रिशन का क्वेश्चन भी आ जाता है कि माल न्यूट्रिशन क्या है और उसकी कोई भी 2 टाइप्स बताएं और उनकी एग्जाम्पल्स आगे बताएं। ये क्वेश्चन इसमें से इम्पॉर्टेंट भी हैं। ये इसमें ग्लॉसरी भी दी हुई है एंड में। ग्लॉसरी में डेफिनेशंस ज़्यादातर दी जाती हैं या कोई भी टर्म्स होती हैं जो हमें समझ में नहीं आती हैं वो इसमें दी जाती हैं। अब हमने नेक्स्ट यूनिट की तरफ हम चलते हैं जो कि हमारी नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 2। यूनिट 2 जो हो हमारी है वो है द कंसेप्ट ऑफ हेल्थ। जो फर्स्ट यूनिट थी वो हमारी थी न्यूट्रिशन का क्या कंसेप्ट है, सेकंड है हमारी द कंसेप्ट ऑफ हेल्थ। कंसेप्ट ऑफ हेल्थ में हम क्या पढ़ेंगे कि हेल्थ क्या होती है, इसका क्या कंसेप्ट है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी डायमेंशंस क्या है, ठीक है। इसका एक चेंजिंग कंसेप्ट भी हम पढ़ेंगे और एक रिलेटिव कंसेप्ट भी पढ़ेंगे। इसके क्या डिटर्मिनेंट्स हैं, ठीक है। और जो अच्छी हेल्थ है उसकी बच्चे की डेवलपमेंट में क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो भी अपने मैनुअल का पेज नंबर 29 निकालिए, उस पर ही आपका ये चैप्टर स्टार्ट होता है। सबसे पहले है हेल्थ क्या है और उसका चेंजिंग कंसेप्ट क्या है। जो स्वास्थ्य है उसकी बदलती संकल्पना क्या है। स्वास्थ्य क्या है, कहते कि इसका उत्तर देना आसान नहीं है। समाज के विभिन्न सदस्यों जैसे कि डॉक्टर, स्वास्थ्य के प्रशासकों और सामाजिक वैज्ञानिकों का स्वास्थ्य के प्रति अलग अलग दृष्टिकोण है, जिससे स्वास्थ्य की संकल्पना के प्रति एक भ्रम उत्पन्न हो जाता है। आइए स्वास्थ्य की बदलती हुई संकल्पना को संक्षेप में हम समझते हैं। अगर हम ट्रेडिशनली देखें तो ट्रेडिशनली हेल्थ का मतलब क्या है कि किसी भी रोग का ना होना। दूसरे शब्दों में अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी डिजीज से सफ़र नहीं कर रहा है तो हम उसको बोलेंगे कि ये बहुत हेल्दी है। इस कंसेप्ट को हम बोलेंगे ये बायोमेडिकल कंसेप्ट है, ठीक है। हमने इसमें इकोलॉजिकल कंसेप्ट भी पढ़ा है, साइकोलॉजिकल कंसेप्ट भी पढ़ा है। ये भी हम जो है चेंजिंग कंसेप्ट जो इसका है ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। हम अपने लास्ट लेक्चर्स हमारे रहे हैं हम उसमें ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आप अपनी पिछली वीडियोस को ओपन करके देखिए, उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की हमने बनाई थी उसे में हम ये ऑलरेडी देख चुके हैं। आगे है डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। हेल्थ की एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है जो कि WHO ने दी है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो डेफिनेशन दी है। वो क्या डेफिनेशन है कि जो हेल्थ है वो एक ऐसी स्थिति है जब कोई व्यक्ति अपने शारीरिक, मानसिक व सामाजिक तीनों रूप से स्वस्थ होता है। केवल रोग या बीमारी का ना होना ही स्वास्थ्य नहीं कहलाता है, ठीक है। ये है हेल्थ की आपकी डेफिनेशन। आगे है डायमेंशंस ऑफ हेल्थ, ठीक है। हेल्थ की क्या डायमेंशंस हैं।
हिंदी मैनुअल में आप लोग आइए पेज नंबर 33 पर। सबसे पहले है फिजिकल डायमेंशन। ये जो डायमेंशंस हैं, फिजिकल डायमेंशन, मेंटल डायमेंशन, सोशल डायमेंशन, स्पिरिचुअल डायमेंशन, वोकेशनल डायमेंशन, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं अपने जो लास्ट हमारे लेक्चर्स लगे हैं, लास्ट वीक में जो हमारे लेक्चर्स लगे हैं, ये हम उसमें भी पढ़ चुके हैं सब कुछ। अब हम इसको बार बार ऐसे रिपीट नहीं करेंगे। आप हमारी लास्ट क्लास में जाइए, जो हमारी पहले की क्लास लगी है उसी में हम देखेंगे कि इसमें हमने क्या पढ़ा था। अब इसके बाद है हेल्थ इज अ रिलेटिव कंसेप्ट। ठीक है, जो हेल्थ है वो एक रिलेटिव कंसेप्ट है। ये हम पढ़ेंगे क्योंकि ये हमने बिल्कुल भी पढ़ा नहीं है। यह संकल्पना यह दर्शाती है कि जो व्यक्ति का एक स्वस्थ है, ठीक है, वो एक जो पॉजिटिव हेल्थ है। सबसे पहले हम बात करेंगे पॉजिटिव हेल्थ की। जो पॉजिटिव हेल्थ है उसका मतलब ये नहीं है सिर्फ कि वो एक आइडियल स्टेट को ही हम पॉजिटिव हेल्थ बोलेंगे, बल्कि जो कोई इंसान बायोलॉजिकली भी नॉर्मल है उसको भी हम पॉजिटिव हेल्थ के अंडर ही लेंगे। एक एग्जांपल है कि जैसे जो हमारी हाइट और वेट है ना, उसके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो हर कंट्री टू कंट्री अलग अलग होते हैं, स्टेट टू स्टेट भी अलग होते हैं, और डिफरेंट सोशो इकोनॉमिक ग्रुप्स के जैसे लो, मिडल और हाई के भी अलग ही होते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो एक ग्रुप है वो बायोलॉजिकली दूसरे ग्रुप से इन्फीरियर हो, यानी कि पीछे हो। अगर हम एक न्यू बॉर्न बेबी का, भारत में एक नए जन्मे बच्चे का एवरेज वेट लें, ठीक है, अगर वो डेवलप्ड कंट्री में से जो एक नया बच्चा जो एक इंडिया में डेवलप हुआ है, इंडिया में हुआ है, उसका एवरेज वेट लें, और एक बच्चा न्यू बॉर्न बेबी जो कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में है, अगर हम दोनों का वेट कंपेयर करें, एवरेज वेट, तो इंडिया में जो बच्चे पैदा हुए हैं उनका वेट लेस होगा। कई बच्चे जो कि नॉर्मल अपीयरेंस के साथ ही होते हैं उनमें कई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि इनलार्ज्ड टॉन्सिलाइटिस, अबनॉर्मल एक्सरेज या अबनॉर्मल ब्लड शुगर लेवल, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, और या कई बार वो इल हेल्थ के सिम्टम्स को शो भी नहीं करते हैं। इसीलिए जो हेल्थ है वो एक रिलेटिव कंसेप्ट है, और हेल्थ के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो कल्चर के अकॉर्डिंगली ही वेरी करते हैं। कहते हैं कि ये संकल्पना जो है, जो स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ का कंसेप्ट है, स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ और सिकनेस का जो कंसेप्ट है, वो ये बिल्कुल दर्शाता है कि व्यक्ति का जो स्वास्थ्य है वो स्थायी नहीं रहता है, इसमें निरंतर परिवर्तन होते ही रहते हैं। पूर्ण स्वस्थ होने से लेकर बीमारी, इन दोनों सिरों के बीच व्यक्ति के स्वास्थ्य के कई स्तर हो सकते हैं। वास्तव में स्वास्थ्य और बीमारी का एक अनुक्रम है जो कि इस प्रकार है, ये जो नीचे फिगर में दिया हुआ है। पॉजिटिव हेल्थ सकारात्मक स्वास्थ्य, बेटर हेल्थ बेहतर स्वास्थ्य, कोई रोग नहीं, रोग है परंतु स्पष्ट लक्षण दृष्टिगत नहीं है, अल्प स्तर की बीमारी और गंभीर बीमारी। ये हेल्थ और सिकनेस का स्पेक्ट्रम है। ये भी कई बार आया है आपके
क्वेश्चंस में। स्वास्थ्य स्पेक्ट्रम के एक सिरे पर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बताई गई परिभाषा में वर्णित सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव हेल्थ की स्थिति है, तथा दूसरे सिरे पर गंभीर रोग की स्थिति है, सीवियर सिकनेस की स्थिति है। अधिकतर अच्छे स्वास्थ्य से अस्वस्थता की तरफ परिवर्तन धीरे धीरे होता है, परंतु कभी कभी यह परिवर्तन अचानक भी हो सकता है। ठीक है, ये पॉजिटिव हेल्थ से फिर बेटर हेल्थ, फिर फ्रीडम फ्रॉम सिकनेस, अनरिकॉग्नाइज्ड सिकनेस, माइल्ड सिकनेस और सीवियर सिकनेस की तरफ जा रहा है। अतः स्वास्थ्य एक बार हमें प्राप्त हो जाने वाली स्थिति नहीं है, अपितु इसमें लगातार परिवर्तन होते रहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए कि स्वास्थ्य एक रिलेटिव कंसेप्ट है, हो सकता है कि व्यक्ति आज पूरी तरह से स्वस्थ है, परंतु कल उसके स्वास्थ्य का स्तर गिर जाए, या आज अस्वस्थ और कल फिर ठीक हो जाए। ये कुछ भी कहा नहीं जा सकता। जो स्वस्थ है वो एक रिलेटिव कंसेप्ट ही होता है। आगे है कि स्वास्थ्य के निर्धारण क्या क्या होते हैं। पहले है इसमें हेरिडिटरी, फिर है इसमें एनवायरनमेंट, बहुत से कारक व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। इन कारकों को दो वर्गों यानी कि जेनेटिक और एनवायरमेंटल में विभाजित किया जा सकता है, आनुवंशिक तथा प्राइमरी। जैसा कि आपने DECE 1 में पढ़ा है कि विकास के लिए ये दोनों कारक ही अंतःक्रिया करते रहते हैं, और ये अंतःक्रियाएं व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक या लाभदायक कुछ भी सिद्ध हो सकती हैं। आइए अब इनके बारे में हम जानते हैं। पहले है हेरिडिटी, जो कि आनुवंशिकता जिसको बोलते हैं। व्यक्ति के स्वास्थ्य स्तर पर आनुवंशिक कारक या आनुवंशिकता का प्रभाव पड़ता है। आप जानते हैं कि व्यक्ति की बहुत सी शारीरिक व मानसिक विशेषताएं आनुवंशिकता से प्रभावित होती हैं। आनुवंशिक गुण बच्चे में जीन्स के द्वारा आते हैं। गर्भधारण के समय ही व्यक्ति के जीन्स की संरचना निर्धारित हो जाती है, जिसे बाद में बदला नहीं जा सकता है। जीन्स व्यक्ति के विकास का जैविक आधार होते हैं, अर्थात उनमें व्यक्ति के जैविक विकास से संबंधित कोड होते हैं। इससे व्यक्ति के स्वास्थ्य पर कैसा प्रभाव पड़ता है, अब हम इसको विस्तार में देखेंगे। ये हमने DECE 1 का कल चैप्टर पढ़ा है, उसमें हमने हेरिडिटरी और इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ा है। अब यह हमें पता चल चुका है कि बहुत से रोग जैसे कि डाउन सिंड्रोम या हीमोफीलिया, ये सारे जेनेटिक होते हैं। ठीक है, जो डाउन सिंड्रोम है वो एक ऐसी स्थिति है जो जीन्स में हुए विसंगति के कारण होती है, जिससे मानसिक मंदता और शरीर में कुछ विशेष परिवर्तन जैसे कि जीभ का बाहर की ओर निकलना, आंख के भीतरी कोनों की त्वचा में झुर्री पड़ना आदि दिखाई देते हैं। ऐसे बच्चों में क्रियात्मक समस्याएं, श्वसन संबंधी संक्रमण तथा हृदय व रक्त धमनियों में विसंगतियां होने की संभावना भी अधिक पाई। हीमोफीलिया से ग्रस्त व्यक्तियों के रक्त प्लाज्मा से ऐसे पदार्थ की कमी होती है जो कि रक्त जमने के लिए आवश्यक होती है। ऐसे बच्चे में छोटे से घाव से भी घंटों तक रक्त बहता रहता है, जबकि सामान्य बच्चों में यदि ऐसा ही घाव हो तो वहां से लगभग 5 मिनट के अंदर रक्त बहना बंद हो जाता है। मनुष्य में जीन्स द्वारा वंश से प्राप्त होने वाले 1800 से भी अधिक आनुवंशिक विसंगतियां पाई गई हैं।
यह विसंगतियां प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों ही प्रकार से व्यक्ति के स्वास्थ्य पर प्रभाव डालती हैं। हम ऊपर डाउन सिंड्रोम और हीमोफीलिया के प्रत्यक्ष प्रभाव के बारे में बता चुके हैं। आइए अब इसके अप्रत्यक्ष प्रभाव को समझें। उदाहरण के लिए हो सकता है कि हीमोफीलिया से ग्रस्त बच्चे के प्रति उसके माता पिता बहुत ज़्यादा सुरक्षात्मक रवैया अपनाएं। हो सकता है वे बच्चे को उसकी उम्र के अन्य सामान्य बच्चों की भांति ना खेलने दें, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं बच्चे को चोट ना लग जाए, चोट लगने से रक्तस्राव ना हो जाए। सामाजिक अंतक्रियाओं के अभाव के कारण हो सकता है उस बच्चे के आत्मविश्वास व स्वमान्यता में कमी आ जाए और वह समूह के अन्य बच्चों के कि उससे अंतक्रिया ना करे और इसके कारण उसके अन्य बच्चों व वयस्कों के साथ संबंध नकारात्मक रूप से प्रभावित हो। क्या आप सोच सकते हैं कि डाउन सिंड्रोम से प्रभावित बच्चे के स्वास्थ्य के विभिन्न आयामों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? कई बार व्यक्ति में पैदा होते ही विसंगति या विकार नहीं होता, परंतु आनुवांशिकता के कारण उसमें विसंगति की प्रवृत्ति होती है। जिस व्यक्ति में यह प्रवृत्ति होती है उसमें विकार विकसित होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। प्रायः ऐसे मामले में निर्णायक भूमिका निभाता है। दमा और मधुमेह है ऐसी विसंगतियों के ही उदाहरण है। दमा रोग की प्रवृत्ति वाला व्यक्ति यदि अत्यधिक प्रदूषण वाले परिवेश में रहता है तो उसे दमा भी हो सकता है, और यदि वही व्यक्ति कम प्रदूषित वातावरण में रहता है तो उसे यह रोग उसमें विकसित ना हो। अतः व्यक्ति के स्वास्थ्य की स्थिति व्यक्ति के जीन्स पर ही निर्भर करती है। इन विसंगतियों की प्रवृत्ति जीन्स द्वारा वंशानुक्रम से प्राप्त होती है, लेकिन बच्चे को रोग होगा या नहीं होगा यह इस स्थान पर वह रहती है, वहाँ की जलवायु, उसके द्वारा खाए जाने वाले आहार इत्यादि पर निर्भर करती है। अभी तक की चर्चा में हमने आनुवंशिकता के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव के बारे में बात की है। क्या आनुवंशिकता व्यक्ति के स्वास्थ्य पर को सकारात्मक रूप से भी प्रभावित नहीं करती? जी हाँ, व्यक्ति का स्वास्थ्य भी आनुवंशिकता से प्रभावित होता है। विसंगतियों की भांति कुछ शक्तियां व क्षमताएं भी हमें जीन्स द्वारा प्राप्त होती हैं। सकारात्मक स्वास्थ्य का अर्थ है कि व्यक्ति जीन्स द्वारा निर्धारित अपनी सकारात्मक क्षमताओं को अधिकतम प्राप्त करने में सफल हो। ऐसा तभी संभव है जब इन क्षमताओं के विकसित होने के लिए उचित व प्रेरक वातावरण उपलब्ध होता है। नेक्स्ट है इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण। हम जो DEC1 में यह पहले चर्चा कर चुके हैं इसके बारे में कि जन्म से पहले और जन्म के बाद बच्चे के विकास को ये कैसे प्रभावित करता है। जैसे कि आपको याद होगा कि जो जन्म के बाद के परिवेश को फिजिकल और सामाजिक दो परिवार के परिवेश में विभाजित किया जा सकता है। जो फिजिकल परिवेश है उससे तात्पर्य है कि पारिस्थितिक स्थितियों से है, जबकि सामाजिक परिवेश से जो तात्पर्य है वो परिवार, संस्कृति, धर्म व व्यक्ति के सामाजिक वर्ग से है। परिवेश संबंधी कोई भी एक या अनेक कारण व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। यह तो प्रमाणित तथ्य है कि परिवेश का व्यक्तियों के स्वास्थ्य पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। इस इकाई के भाग 2.2 में हमने पढ़ा हुआ है, आपको याद होगा कि मनुष्य व उसके परिवेश के बीच सामंजस्य व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए निर्णायक है। परिवेश संबंधी कारकों के अंतर्गत भोजन,
आवास, जल आपूर्ति, स्वच्छता, उद्योग, स्वास्थ्य देखभाल तथा समाज कल्याण सेवाओं से लेकर मनोसामाजिक तनाव, परिवार संरचना तथा सांस्कृतिक नियम, ये सभी आते हैं। आइए अब हम विस्तार से देखते हैं सोशल इकोनॉमिकल कंडीशंस एंड लाइफस्टाइल को, सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां तथा जीवन शैली। जो लाइफस्टाइल है वो एक ऐसी टर्म है जिसको हम यूज कर सकते हैं ये बताने के लिए कि लोग किस तरीके से रहते हैं, उसको हम बोलते हैं लाइफ स्टाइल। इसमें लोगों के सारी सोशल वैल्यूज और एटीट्यूड्स भी आते हैं। लाइफस्टाइल मतलब कि जीवन शैली, लोगों के सोशल वैल्यू यानी कि सोशल मूल्य और विचारधारा, ये सब कुछ आती है। और बिहेवियरल पैटर्न्स, उनके व्यवहार के प्रति क्या पद्धति है। और परसिस्टिंग पर्सनल हैबिट्स, उसमें भोजन की आदतें भी आती हैं, व्यक्तिगत आदतें जैसे कि भोजन की आदतें। जो लाइफस्टाइल है इट इज बोथ कॉन्सिक्वेंसेस एज वेल एज द डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ। जो लाइफस्टाइल है वो व्यक्ति के स्वास्थ्य का भी निर्धारक है और स्वास्थ्य का परिणाम भी होता है। एक एग्जाम्पल दी हुई है कि अगर किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है तो उसको स्मोकिंग और ड्रिंकिंग छोड़ने के लिए कहा जाता है और उसकी डाइट को भी चेंज किया जाता है और उसकी जो स्ट्रेसफुल जॉब है उसको भी चेंज करने के लिए बोला जाता है और उसको बोला जाता है कि अपने टेम्पर को लूज ना करे वो, और उसके लिए कोई ना कोई उसको एफर्ट जरूर करना पड़ेगा। ये जो सारे एफर्ट्स हैं ये उसको करने पड़ेंगे अपने अटैक को कंट्रोल करने के लिए। क्योंकि अगर वो इनको कंट्रोल नहीं करेगा शायद हो सकता है यही वो वजह रहे हों जिससे उनको दिल का दौरा पड़ा हो। जो स्वास्थ्य है उसके निर्धारक के रूप में जीवन शैली का महत्व लगातार बढ़ता ही जा रहा है। क्योंकि जो हाई लाइफस्टाइल है उसको अपनाकर अस्वस्थ्य को रोका जा सकता है और उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति भी हो सकती है। स्वस्थ रहने के लिए हमें अच्छी और स्वस्थ जीवन शैली ही हमारी होनी चाहिए। क्या आप जीवन शैली से संबंधित कुछ ऐसे कारकों की सूची बना सकते हैं जो मनुष्य के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में सहायक हो सकते हैं? कौन कौन से होंगे? एडिक्वेट न्यूट्रिशन, इनफ स्लीप, सफिशिएंट फिजिकल एक्टिविटी, हाइजीन एंड सैनिटेशन, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड सो ऑन। पर्याप्त पोषण, स्वच्छ पेयजल, पर्याप्त नींद, पर्याप्त शारीरिक काम, स्वच्छता, ये सारे कारक होते हैं। जीवन शैली काफी हद तक सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों से संबंधित है। यदि आप ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि किसी भी समाज के व्यक्तियों का स्वास्थ्य उनके आर्थिक स्तर और समाज की सामाजिक राजनीतिक संरचना से घनिष्ठ रूप से संबंधित होता है। बहुत से विकसित देशों में आर्थिक प्रगति व समृद्धि के कारण ही बहुत सी बीमारियों पर काबू पाया जा सकता है। बीमारियों की व्यापकता जो प्रेवलेंस है उसमें कमी आई है, जीवन काल में वृद्धि हुई है तथा जीवन की गुणवत्ता बेहतर बनी है। हालांकि दूसरी ओर धन व वैभव मोटापे और उससे जुड़े रोगों का आपातन बढ़ाने के लिए भी उत्तरदायी है। दूसरी तरफ विकासशील देशों में अधिकांश लोग गरीबी से ग्रस्त हैं। इसका उनके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? जैसा कि अधिकांश विकासशील देशों जिनमें भारत भी सम्मिलित है में पाया गया है, गरीबी के कारण अस्वच्छता, पर्याप्त आवास, स्वच्छ पेयजल की कमी, निम्न स्तर का पोषण, व्यक्तिगत स्वच्छता तथा
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हानिकारक कुछ गलत रीति रिवाज विद्यमान है। इन गलत रीतियों के चलते शिशु को अच्छा खाना देर से देना शुरू करना, ये भी सारे शामिल हैं। पूरक आहार से क्या मतलब है कि 6 महीने के शिशु को माँ के दूध के साथ साथ और भी खाना हमें देना शुरू करना चाहिए। जो विकासशील देश हैं उनमें पाए जाने वाले बहुत सारे पोषणहीनता रोग व संक्रमण वास्तव में गरीबी के कारण होते हैं। गरीबी, जनसंख्या का ज़्यादा होना या और भी बहुत सारी असुविधाएं हैं, विशेषकर जो कि चाइल्डहुड के दौरान ही होती हैं, वो सारी क्षति पहुंचाते हैं। पावर्टी के कारण मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट या बाल्यावस्था में मृत्यु व बीमारियों की भी अधिक होती हैं। निम्न सामाजिक आर्थिक वर्गों के बच्चों में दीर्घकालिक रोग, श्वसन संबंधी संक्रमण, दुर्घटनाएं व श्रवण क्षति भी अधिक होती है। शिक्षा व व्यवसाय आर्थिक स्तर से जुड़े हुए कारक हैं, इकोनॉमिक स्टेटस से संबंध रखते हैं, एजुकेशन और ऑक्यूपेशन। जबकि इलिटरेसी, गरीबी, माल न्यूट्रिशन या कोई भी और इल हेल्थ है, परंतु फिर भी आशा की एक किरण होती है। अनुसंधानों से ज्ञात हुआ है कि निर्धनता के कारण स्वास्थ्य पर होने वाले कुप्रभाव को लोगों को शिक्षा देकर तथा समय पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करके कुछ हद तक कम किया जा सकता है। क्या आपको याद है कि व्यवसाय किस प्रकार स्वास्थ्य को प्रभावित करता है? यदि व्यक्ति एक अच्छे व्यवसाय में लगा हुआ है तो इससे उसके स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जबकि बेरोजगार व्यक्तियों में अस्वस्थ होने या स्वास्थ्य खराब होने के मामले पाए जाते हैं। बहुत से लोगों के लिए नौकरी छूटने का मतलब केवल आय से वंचित होना ही नहीं है, अपितु उनके आत्मसम्मान को भी धक्का लगता है। यह उनके मानसिक व सामाजिक क्षति का कारण भी बन सकता है। दूसरी ओर तनावपूर्ण व्यवसाय कई बीमारियों का कारण भी बन सकता है। आगे है हेल्थ सर्विसेज। स्वास्थ्य की क्या सेवाएं हैं? Health services include a wide range of services for treatment and prevention of diseases and promotion of health। जो कि ये हेल्थ सर्विसेज हैं, स्वास्थ्य की सेवाएं हैं, इसमें बहुत सारी सेवाएं अवेलेबल होती हैं, इंक्लूड होती हैं, जो कि किसी भी डिजीज़ के ट्रीटमेंट या तो उसको ठीक करने के लिए या उससे बचाने के लिए होती हैं, या फिर हेल्थ को प्रमोट करने के लिए होती हैं। जो लोगों की हेल्थ है उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है किस चीज़ का? जो कि हमारी हेल्थ सर्विसेज हैं कि वो कितनी का अवेलेबल है और उसकी क्वालिटी कैसी है। जैसे कि एग्जांपल, इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन फॉर डिजीजेस सच एज पोलियो, डिप्थीरिया एंड टेटनस कैन रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ दीज डिजीजेस। एग्जाम्पल है कि अगर हम ये जो डिजीजेस हैं सारे, इनकी इम्यूनाइजेशन बच्चों को करवाएंगे तो इसकी वजह से बच्चों की डिजीजेस के इंसिडेंस कम हो जाएंगे। ठीक है ना? जितनी हेल्थ सर्विसेज अवेलेबल होंगी और उनकी क्वालिटी अच्छी होगी, उतनी ही लोगों की हेल्थ भी अच्छी होगी। जो बच्चे और माँ की सेहत है वो किस बात पर निर्भर करती है? अगर एक प्रेग्नेंट वुमेन को या दूध देने वाली माँ को या नए जन्मे बच्चे को या बाकी के बच्चों को उनकी सारे पोषणता और हेल्थ की ज़रूरत का ध्यान रखा जाए तो ही उनकी हेल्थ अच्छी हो सकती है। अगर उनको पानी की सप्लाई की जाए, ठीक है, उससे भी उनकी हेल्थ को अच्छा किया जा सकता है। जो कि उनको पानी के द्वारा इन्फेक्शन होती है
उससे उनको बचाया जा सकता है। अगर हम कम्युनिटी को, समाज को इसके बारे में एजुकेट करें, बहुत सारे मैटर्स के बारे में कि हमें अपने आप को कैसे साफ सुथरा रखना चाहिए और अपने आसपास को कैसे साफ सुथरा रखना चाहिए, और इसके अलावा हमें एक बैलेंस्ड डाइट भोजन खाना चाहिए जिससे कि हमारे जो समाज है उसकी हेल्थ में सुधार आ सके। ये एक हेल्थ जो एजुकेशन देना है वो एक हेल्थ सर्विस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। अगर ये हेल्थ सर्विस और ये सर्विस, एजुकेशन की सर्विस अगर बच्चों को अवेलेबल हो जाए तो बहुत सारी बीमारियों को बचाने में सहायता मिलती है। एक हेल्थ सर्विस में आती है मेडिकल केयर। अगर हम किसी बंदे को प्रॉपर मेडिकल केयर प्रोवाइड करते हैं तो वो उसको कोई ना कोई डिजीज से प्रिवेंशन देने में भी हेल्प करता है। और हमें ये भी इंश्योर करना चाहिए कि हम प्रिवेंटिव सर्विसेज उनको दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध कराकर हम बीमारियों की रोकथाम को बढ़ावा दे रहे हैं। इसके बिना क्या है, जितनी भी हेल्थ सर्विसेज हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं वो हर तरह की पॉपुलेशन में एक्सेसिबल होनी चाहिए, यानी कि हर तरह की पॉपुलेशन में वो पहुंचनी ही चाहिए। ठीक है, और वो समाज की तरफ से एक्सेप्टेबल भी होनी चाहिए। जो कि प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विस है, ठीक है, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में इन दोनों पहलुओं को शामिल किया गया है। इन दोनों पहलुओं को ही ध्यान में रखकर जनसाधारण को प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विस उपलब्ध कराई गई है। कहते कि यहाँ पर एक बार फिर ये बात को दोहराना बहुत ज़रूरी है कि जो हमारा स्वास्थ्य है वो मल्टी डायमेंशनल होता है। मल्टी डायमेंशनल यानी कि बहुआयामी होता है। इसका मतलब यह है कि अगर हमें अच्छी हेल्थ चाहिए वो सिर्फ जो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट होता है उसके प्रयासों से या उनके काम से ही प्राप्त नहीं होता, इसलिए और भी बहुत सारे विभागों को काम करना पड़ता है, जैसे कि भोजन के विभाग को, खेती के विभाग को, शिक्षा के विभाग को, हाउसिंग के विभाग को, उद्योग के विभाग को। उन सबको प्रयास करना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ अगर ऐसी आर्थिक व सामाजिक योजनाओं को अपनाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है ताकि लोगों के रहन सहन के स्तर को सुधारा जा सके। इसके अंतर्गत रोजगार प्रदान करने के अवसर और परिवार को समय पर सहायक सेवाएं प्रदान करने से संबंधित योजनाएं भी आती हैं। अगला है इम्पोर्टेंस ऑफ गुड हेल्थ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। बच्चे के विकास के लिए अच्छे स्वास्थ्य का क्या महत्व है। इस भाग में हम बच्चे के उचित एवं सारी तरह के विकास के लिए अच्छे स्वास्थ्य की महत्वता पर बल देना चाहेंगे। कहते कि अगर बच्चे की फिजिकल, मेंटल या सोशल वेलबींग बच्चे की अच्छी हम उसको प्रोवाइड नहीं करेंगे तो उसकी हेल्थ पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। इवन बच्चे की हेल्थ पर अगर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है तो बच्चे के विकास पर भी उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा।
जैसे कि अब एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं, लंबी बीमारी से ग्रस्त बच्चा की शारीरिक शक्ति कम हो जाती है, वह जल्दी ही थक जाएगा तथा पढ़ाई या किसी अन्य कार्य में अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएगा। हो सकता है उसे जल्दी गुस्सा आने लगे और वह चिड़चिड़ा भी हो जाए। अगर उनका हेल्थ स्टेटस नीचा होगा तो वो हमेशा थका थका भी रहेगा, जिससे उनकी सीखने की क्षमता व अनुक्रिया पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। बीमार व कुपोषित बच्चे के विकास के जो माइलस्टोन्स हैं वो उनको देर से प्राप्त करते हैं। बीमारी तरफ तथा पोषणहीनता के कारण बच्चों की आनुवंशिक रूप से भी पूर्व निर्धारित वृद्धि व विकास धीमी पड़ सकती है, परंतु रोग के ठीक हो जाने पर बच्चे के विकास की दर आमतौर पर बढ़ जाती है तथा बच्चा अपनी आनुवंशिक स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। परंतु यदि बीमारी दीर्घकालिक हो या पोषणहीनता अधिक समय के लिए रहे या इसके कारण अपंगता और इरिवर्सिबल विसंगति हो जाए तो निश्चय ही बच्चा अपनी आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित क्षमता को प्राप्त नहीं कर सकता। हमने जो DECE1 का क्रिटिकल पीरियड्स के बारे में हमने उसमें पढ़ा है, ठीक है। कहते हैं कि क्रिटिकल पीरियड्स के ड्यूरिंग अगर हमने हेल्थ को मेंटेन रखना है तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि अगर इसके दौरान कोई बच्चा बीमारी से बच्चे के स्वास्थ्य पर बहुत ही हानिकारक प्रभाव इसका पड़ सकता है। इसके साथ साथ क्या होता है, ये जो हानिकारक प्रभाव है ये अपरिवर्तनीय भी हो सकते हैं। गर्भावस्था के दौरान खराब स्वास्थ्य का एक उदाहरण लेके हम समझते हैं। गर्भवती महिला का स्वास्थ्य ठीक ना रहने पर उसके गर्भ में पल रहे शिशु पर क्या असर पड़ सकता है। माँ व बच्चे के स्वास्थ्य के बीच एक बहुत ही अच्छा संबंध होता है। यदि गर्भवती स्त्री को कोई खसरा, सिल्फिस, गनोरिया, पोलियो या किसी अन्य विषाणु द्वारा उत्पन्न हुए कोई रोग हो जाए तो उसका गर्भपात हो सकता है या बच्चे में विकृतियां और विकासात्मक क्षतियां भी आ सकती हैं, जैसे कि दृष्टि या श्रवण संबंधी क्षति, मानसिक मंदता आदि, विशेषकर तब जबकि ये रोग माता को प्रसव पूर्ण विकास की भूर्णीय और प्रारंभिक गर्भावस्थाओं के दौरान हुए हैं, यानी कि पहले 12 वीक्स के दौरान ये हुए हैं। इसी प्रकार के परिणाम जो शिशु होता है उसको माँ का दीर्घकालिक रोग या जैसे कि डायबिटीज होने के परिणाम भी हो सकते हैं। गर्भावस्था के दौरान बीमारियों, गर्भावस्था संबंधी जटिलताओं, पोषण की कमी तथा तीव्र भावनात्मक तनाव से गर्भ में पल रहे बच्चे पर हानिकारक प्रभाव भी पड़ सकता है। बहुत से अध्ययनों से ज्ञात हुआ है कि गर्भावस्था के दौरान मानसिक तनाव के कारण गर्भपात, समय पूर्ण जन्म जैसे कि प्री मैच्योर बर्थ, स्टिल बर्थ और प्रसव के समय कठिनाइयां तथा शैशवावस्था के व प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान बच्चे में विभिन्न व्यवहार संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। इसीलिए एक इनके बीच एक अन्य महत्वपूर्ण कारक है जो कि है न्यूट्रिशन। बच्चों की अधिकतम वृद्धि व स्वास्थ्य के लिए गर्भावस्था से पहले तथा गर्भावस्था के दौरान व स्तनकाल्य के समय माता का पर्याप्त मात्रा में समुचित आहार खाना बहुत जरूरी है। इन तथा इनसे संबंधित अन्य पहलुओं का विस्तृत विवरण इस पाठ्य की अगली इकाइयों में भी दिया गया है। ये था हमारा द कंसेप्ट ऑफ हेल्थ का चैप्टर दूसरा, ब्लॉक 1 में यूनिट 2। एक्सरसाइज को आप सॉल्व कर सकते हैं। इनके एंड में आंसर्स
दिए होते हैं, बाद में उनसे मैच भी कर सकते हैं। इसमें जो इम्पॉर्टेंट है वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एक तो हेल्थ की डायमेंशंस क्या होती हैं, उसका स्पेक्ट्रम और हेल्थ का क्या रिलेशन होता है, ठीक है। एक हम इसका चेंजिंग कंसेप्ट भी पढ़ चुके हैं हेल्थ का, ठीक है। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कौन कौन से साइकोलॉजिकल कंसेप्ट, हॉलिस्टिक कंसेप्ट, हेल्थ क्या होती है, ये भी सारा चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब हम जो ब्लॉक 1 है उसमें आपकी है यूनिट 3। यूनिट 3 में आते हैं इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ। कि हेल्थ के इंडिकेटर्स क्या हैं। इसमें हम पढ़ेंगे पहले कि हेल्थ के इंडिकेटर्स क्या हैं। उसमें हम पढ़ेंगे इंडिकेटर की क्या विशेषताएं हैं, मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स, मोर्बिडिटी इंडिकेटर्स, डिसेबिलिटी रेट्स, न्यूट्रिशनल स्टेटस इंडिकेटर्स, हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर्स, यूटिलाइजेशन रेट्स, इंडिकेटर्स ऑफ सोशल एंड मेंटल हेल्थ, environmental indicators, indicators of quality of life, health policy indicators, सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। अगला हम पढ़ेंगे कि हेल्थ सिचुएशन इंडिया की क्या है। उसके बाद हम पढ़ेंगे नेशनल हेल्थ पॉलिसी, हेल्थ केयर सर्विसेज के बेसिक कंसेप्ट क्या है, लेवल्स ऑफ हेल्थ केयर, हेल्थ टीम कंसेप्ट, हेल्थ फॉर ऑल, प्राइमरी हेल्थ केयर, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इन अवर कंट्री। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो पेज नंबर 46 ओपन कीजिए, स्वास्थ्य के सूचक। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले व्हाट आर द इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ। इंडिकेटर्स आर ओनली एन इंडिकेशन ऑफ अ गिवन सिचुएशन और अ रिफ्लेक्शन ऑफ दैट सिचुएशन। जो सूचक हैं वो किसी स्थिति के संकेत मात्र होते हैं या उस स्थिति का प्रतिबिंब होते हैं। स्वास्थ्य के सूचक वे वेरिएबल्स हैं जो कि स्वास्थ्य के बदलते हुए स्तर में परिवर्तनों को मापने में सहायक होते हैं, ठीक है। हेल्थ के इंडिकेटर्स क्या होते हैं, वो वेरिएबल्स होते हैं जो कि एक हेल्थ स्टेटस में जो बदलाव आते हैं उनको मेजर करने में मदद करते हैं। एक एग्जांपल दी हुई है कि अगर किसी एक विलेज में 1980 और 1990 में जो डेथ्स हैं वो 1980 में 15 हुई और 1990 में 20 डेथ हुई हैं। तो ये स्टेटमेंट ये चीज़ कन्वे कर रही है कि जो डेथ्स हैं वो ज़्यादा 1990 में हुई हैं। पर अगर हम ये इवेंट एज ए इंडिकेटर हम मेजर करें क्रूड डेथ रेट को, तो हमें ये पता चलेगा कि जो डेथ रेट है वो टाइम के साथ साथ कम हुआ है। इसको अच्छी तरह से समझने के लिए हमें एग्जाम्पल को कंटिन्यू करना पड़ेगा। जैसे कि 1980 में 15 डेथ्स हुई हैं, 3000 की पॉपुलेशन है, ठीक है। ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ नेबरिंग टाउनशिप द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इंक्रीज्ड, ठीक है। जो विलेज की पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो गई है। वो कैसे इंक्रीज हुई है, जो आसपास के शहर की आबादी थी उनके बढ़ने से गांव की जनसंख्या भी बढ़ गई है। तो 1990 में जब 20 डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं तब पॉपुलेशन थी 5000, ठीक है। अगर हम डेथ रेट को कैलकुलेट करेंगे तो हम ये देखेंगे कि 1980 में जो क्रूड डेथ रेट था
वो 5 था 1000 पॉपुलेशन के पीछे, जबकि 1990 में 4 था पर 1000 के पीछे। ऐसे ही हम बहुत सारे और भी वेरिएबल्स को मेजर कर सकते हैं जो कि हेल्थ से रिलेटेड हैं, और लोकेलिटी की हेल्थ सिनेरियो का कंक्लूजन भी निकाल सकते हैं। परंतु यह बिल्कुल भी संभव नहीं है आमतौर पर प्रयुक्त होने वाले सूचकों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है। कई इंडिकेटर्स हैं जैसे कि मोर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी, डिसेबिलिटी रेट्स, न्यूट्रिशनल स्टेटस इंडिकेटर्स, हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर्स, यूटिलाइजेशन रेट्स, indicators of social and mental health, environmental indicators, indicators of quality of life, health policy indicators and socio-economic indicators। सबसे पहले है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स के क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं? जो आपका रिवाइज्ड मैनुअल है उसमें करेक्टरिस्टिक्स नहीं दिए हुए हैं। ये पुराना मैनुअल है जिसमें करेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं। जो आपका हिंदी का मैनुअल है उसमें सीधा ही आपको मॉर्टेलिटी इंडिकेटर्स डिस्क्राइब किए हुए हैं। सबसे पहले है क्रूड डेथ रेट। ये क्या होता है क्रूड डेथ इंडिकेटर? कि 1 वर्ष की अवधि में 1000 व्यक्तियों में मरने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्रूड डेथ रेट कहा जाता है। इससे हमें यह पता चलता है कि किस दर पर लोगों की मौतें हो रही हैं। ये आपका वो भी दिया हुआ है, फॉर्मूला भी दिया हुआ है। जबकि आदर्श रूप से अगर स्वास्थ्य को मृत्यु के आंकड़ों से नहीं मापा जाना चाहिए, परंतु यह उपयोगी सूचक है। कई बार जनसमूह के स्वास्थ्य स्तर के बारे में जानने के लिए केवल यही सूचक उपलब्ध होता है, विशेषकर विकासशील देशों में। दूसरा है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर। इसमें क्या होता है कि 1 वर्ष में प्रति 1000 जीवित पैदा हुए शिशु यानी कि 1 वर्ष से कम आयु के बच्चे में से मरने वाले शिशुओं की संख्या शिशु मृत्यु दर कहलाती है। किसी समाज के स्वास्थ्य स्तर को दर्शाने के लिए शिशु मृत्यु दर काफी मान्य सूचक है। यह समुदाय में व्यापक व प्रचलित सामाजिक आर्थिक स्थितियों तथा उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं का एक सूचक है। अगला है चाइल्ड आपके नए मैनुअल में नेक्स्ट दिया हुआ है अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट। हिंदी के मैनुअल में आपका 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में मृत्यु दर के बारे में बताया गया है। ये क्या होता है कि यदि वर्तमान आयु विशिष्ट मृत्यु दरों से के संदर्भ में 1 वर्ष विशेष में पैदा होने वाले प्रति 1000 जीवित बच्चों की 5 वर्ष की आयु से पहले मरने की संभावना हो, यह शिशु और बाल मृत्यु दर दोनों को ही दर्शाता है। यह सूचक शिशु मृत्यु दर से बेहतर माना जाता है और आजकल अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा इसी का ही प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में क्या होता है कि गर्भावस्था या गर्भावस्था से जुड़े किसी कारण से प्रतिवर्ष 1 लाख जीवित जन्मों से मरने वाली महिलाओं की संख्या मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कहलाती है। इस सूचक में से समाज में स्त्रियों के स्वास्थ्य के स्तर के बारे में पता चलता है।
अधिकांश विकासशील देशों में स्त्रियों के प्रजनन आयु जो होती है 15 से 45 वर्ष की, उसके दौरान होने वाली अधिकांश मृत्यु का कारण गर्भावस्था या प्रसव से अधिक संबंधित कारण होते हैं। भारत सहित अन्य विकासशील देशों में मातृ मृत्यु अनुपात विकसित देशों की तुलना में बहुत ज्यादा है। विकसित देशों में मातृ मृत्यु अनुपात बहुत कम या शून्य के ही बराबर होती है। नेक्स्ट है आपका डिजीज स्पेसिफिक मॉर्टेलिटी। यह किसी विशिष्ट रोग जैसे कि हृदय की समस्या या कैंसर, इनके कारण मरने वाले लोगों की संख्या को दर्शाता है। नेक्स्ट है लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ बर्थ। जन्म के समय प्रत्याशित जीवन अवधि। किसी जनसंख्या से मौजूदा आयु विशिष्ट मृत्यु दर यानी कि करंट एज स्पेसिफिक मोर्टेलिटी रेट के आधार पर उस जनसंख्या में पैदा हुए लोग औसतन कितने वर्ष जीवित रहते हैं के रूप में परिभाषित की जाती है। यह सूचक स्त्रियों व पुरुषों दोनों के लिए अलग अलग निकाला जाता है। जन्म के समय प्रत्याशित जीवन अवधि में वृद्धि जनसंख्या के स्वास्थ्य स्तर में उन्नति को इंगित करती है। सामान्य रूप से यह सामाजिक आर्थिक विकास का अच्छा सूचक है, क्योंकि यह सूचक दीर्घकालिक उत्तरजीविता के बारे में बताता है। अतः इसे सकारात्मक स्वास्थ्य सूचक भी माना जा सकता है। आगे है मॉर्बिडिटी इंडिकेटर्स। मॉर्बिडिटी इंडिकेटर्स मीन्स अस्वस्थता सूचक या रुग्णता सूचक। मृत्यु सूचक समुदाय में खराब स्वास्थ्य की व्याप्ति को नहीं दर्शाते। एग्जाम्पल, जो मृत्यु सूचक है वो यह नहीं दर्शाते कि किसी समुदाय में गठिया, गलगंड या मासिक रोग कितना व्यापक है। इसका अर्थ है कि खराब स्वास्थ्य या बीमारी किसी जनसंख्या के स्वास्थ्य स्तर को दर्शाने में मृत्यु सूचकों से प्राप्त आंकड़ों के पूरक होते हैं। आप इस बात से सहमत होंगे कि समुदाय की स्थिति को बताने के लिए केवल एक तथ्य ही प्राप्त पर्याप्त नहीं होता है कि रोगों के कारण कितने लोग मर रहे हैं, बल्कि विभिन्न रोगों से कितने लोग ग्रस्त हैं यह बताना भी बहुत जरूरी है। इसको मापने के कई तरीके हैं, जिनमें से एक है एक विशिष्ट समय अवधि में रोग के कितने नए मामले सामने आए हैं, कितने लोग स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल के ओपीडी में आते हैं, या कितने लोग काम पर या स्कूल में नहीं आते हैं। इन सब के बारे में पता लगाकर हम जो हमारा अब अस्वस्थता वाला सूचक है उस दर को माप सकते हैं। अगला है अपंगता की क्या दरें हैं। आप भी अपना रिवाइज्ड मैनुअल ही फॉलो कीजिएगा। ये जो मैनुअल से मेरे पास पुराना मैनुअल अवेलेबल है। नेक्स्ट है आपका अपंगता की दरें यानी कि डिसेबिलिटी रेट्स। ये क्या होता है कि जब हम कहते हैं कि एक अमुक व्यक्ति या कोई भी एक व्यक्ति वो स्वस्थ है, तो इसका मतलब यह है कि वह अपनी रोज की जिंदगी से संबंधित सारी तरह की क्रियाएं करने में समर्थ होता है। परंतु जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो वो अपने साइकोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल समस्या से ग्रस्त होता है। इस कारण वह कुछ सामान्य क्रियाएं करने में असमर्थ हो जाता है। दूसरे शब्दों में हम उसको अपंग भी कह सकते हैं। अब यह निरंतर महसूस किया जा रहा है कि इसका पूर्व अनुमान होना चाहिए कि हम कितने वर्ष अपंगता मुक्त जीवन जी सकते हैं। इसी के लिए एक इंडेक्स अपनाया जाता है, उसका नाम होता है सुलिविन इंडेक्स। ठीक है, ये तैयार किया गया है। सुलिविन सूचक एक उन्नत स्वास्थ्य सूचक भी माना जाता है। इसके बाद है न्यूट्रिशनल स्टेटस इंडिकेटर्स, पोषणात्मक स्तर सूचक। पोषणात्मक स्तर सूचक में जैसे कि क्या क्या आता है कि शाला पूर्ण बच्चों का आयु के अनुसार
वजन, आयु के अनुरूप कद और मध्य बांह की परिधि का माप, जैसे कि हम हाइट, वेट और मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस को लेते हैं, वो इसमें आता है। आयु के अनुरूप कम वजन वाले बच्चे अपेक्षा करंट कुपोषण का सूचक होते हैं, जबकि अगर कद छोटा होना क्रॉनिक लॉन्ग टर्म से जुड़ा होता है। कम जन्म भार की व्यापित दर 2500 ग्राम से अगर कम जन्म वाले बच्चे को कम जन्म वाला भार वाला बच्चा माना जाता है। अगर 2500 ग्राम से बच्चे का वजन कम हो न्यूबॉर्न बच्चे का, तो उसको कम वजन वाला बच्चा ही माना जाता है। यदि किसी समुदाय में माताओं को पोषणात्मक स्तर निम्न होगा, तब कम जन्म भार वाले बच्चों का अनुपात ज्यादा होगा। अगर मदर भी कम भार वाली होगी तो बच्चों में भी ये प्रेवलेंस ज्यादा होगी ही होगी। आगे है स्वास्थ्य देखभाल वितरण सूचक, हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर। स्वास्थ्य देखभाल वितरण प्रणाली में 3 कारक सम्मिलित होते हैं। पहला है हेल्थ मैन पावर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉपुलेशन। स्वास्थ्य जनशक्ति, स्वास्थ्य संबंधी आधारभूत ढांचा तथा जनसंख्या। अगर हम इन तीनों को मिलाकर एक विभिन्न सूचक निर्मित किया जा सकता है। एग्जाम्पल जैसे डॉक्टर जनसंख्या अनुपात, डॉक्टर नर्स अनुपात, प्रति स्वास्थ्य केंद्र पर आश्रित जनसंख्या, अस्पताल के प्रति बिस्तर पर रोगी संख्या, एक प्रशिक्षित जन्म सहायिका पर आश्रित जनसंख्या आदि। ये सूचक न केवल स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता व पहुंच की जानकारी देते हैं, परंतु ये देश के ग्रामीण, शहरी तथा आदिवासी क्षेत्रों के स्वास्थ्य संसाधनों के वितरण में समानता या असमानता की जानकारी भी देते हैं। अगला है यूटिलाइजेशन रेट्स। यूटिलाइजेशन रेट्स को हिंदी में बोलते हैं उपयोगिता दरें। स्वास्थ्य की बुनियादी संरचना तथा स्वास्थ्य जनशक्ति का उपलब्ध होना इस बात को सुनिश्चित नहीं करता कि इनका उपयोग भी हो रहा है। इन सुविधाओं का उपयोग केवल तभी हो सकता है जब ये लोग सुलभ प्राप्त करते हैं तथा स्वीकार होते हैं। इसमें लोगों की स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता तथा सामाजिक सांस्कृतिक कारक भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अतः एक निश्चित समय में जितने लोगों को इन सुविधाओं की आवश्यकता है, उनमें से कितनों को यह सुविधा वास्तव में प्राप्त हुई है, इस अनुपात के आधार पर स्वास्थ्य सेवाओं की उपयोगिता दरें निकाली जाती हैं। दूसरे शब्दों में उपयोगिता दरों से तात्पर्य है कि कितने लोगों द्वारा वास्तव में इन सुविधाओं का प्रयोग किया गया। पूर्ण टीकाकरण प्राप्त बच्चों का अनुपात, प्रसव पूर्व देखभाल सुविधाएं प्राप्त करने वाली गर्भवती महिलाओं का अनुपात और कितने बिस्तरों पर रोगी हैं उनका प्रतिशत, ये सभी उपयोगिता दरों के उदाहरण होते हैं। अगला है इंडिकेटर्स ऑफ सोशल एंड मेंटल हेल्थ, सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य के सूचक। समुदाय के लोग सामाजिक व मानसिक रूप से स्वस्थ हैं। इसके वैलिड, रिलायबल और पॉजिटिव सूचकों की अनुपस्थिति में ऐसे मापकों का प्रयोग करना आवश्यक हो जाता है जिनसे कम से कम यह पता चल सके कि व्यक्ति सामाजिक व मानसिक रूप से अस्वस्थ तो नहीं है, अर्थात उन्हें सामाजिक व मानसिक विकार तो नहीं है। आत्महत्या, नरहत्या, किशोर अपराधवृत्ति, मदिरा सेवन, मादक पदार्थों का दुरुपयोग, सड़क दुर्घटनाएं, धूम्रपान आदि सामाजिक व मानसिक अस्वस्थता के कुछ उदाहरण हैं। परिवार में हिंसा, बच्चों को पीटना तथा पत्नी को पीटना भी इसी वर्ग में आते हैं। समाज में इन घटनाओं की संख्या से उस समाज की जनसंख्या के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य के स्तर के बारे में पता लगाया जा सकता है। ये सूचक जनसंख्या के स्वास्थ्य को सुधारने के लिए की जाने वाली सामाजिक क्रिया के लिए मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। अगला है जीवन स्तर के सूचक, इंडिकेटर्स ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ। आप नया मैनुअल जो रिवाइज्ड है वही फॉलो कीजिएगा, उसमें ये काफ़ी चीज़ें नहीं दी हुई हैं। जैसे कि जो सर्वाइवल रेट है उसमें वृद्धि के परिणाम स्वरूप जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको भी अधिक महत्व दिया जाने लगा है। जैसे कि आपको विदित है ये बात कि जीवन स्तर को परिभाषित करना व मापना
कठिन होता है। विशेषज्ञों द्वारा जीवन स्तर को मापने के लिए विभिन्न सूचक तैयार किए जा रहे हैं। सबसे अधिक प्रचलित सूचक है फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। इसमें 3 कारकों को सम्मिलित किया जाता है: शिशु मृत्यु दर, 1 वर्ष की आयु में प्रत्याशित जीवन अवधि तथा साक्षरता दर। जो ये फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स है, इसको 0 to 100 के पैमाने पर मापा जाता है। प्रत्येक देश का लक्ष्य है 100 PQLI प्राप्त करना। जीवन की गुणवत्ता के स्तर को मापने के लिए कई अन्य सूचकांक और ज्यादा व्यापक बेहतर सूचकांक निर्मित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके आगे है नेक्स्ट और लास्ट, सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, सामाजिक आर्थिक सूचक। विभिन्न सामाजिक आर्थिक सूचक जैसे आवास की उपलब्धता, प्रौढ़ साक्षरता, महिला साक्षरता, ये मतलब जो अडल्ट लिटरेसी है, फीमेल सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ फैमिली, पर कैपिटा इनकम, रेट ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज, ये सब भी आपकी सोसाइटी को सीधे तरीके से प्रभावित नहीं करते हैं। परंतु ये समाज के स्तर पर काफी, स्वास्थ्य स्तर पर काफी प्रभाव डालते हैं। अन्य सूचकों के पर्यावरणीय सूचक और स्वास्थ्य नीति सूचक शामिल हैं। सर्वाधिक उपयोगी पर्यावरणीय सूचक है सुरक्षित पेयजल और उपयुक्त स्वच्छता सुविधा प्राप्त घरों का प्रतिशत। स्वास्थ्य नीति का एकमात्र अत्यंत महत्वपूर्ण सूचक है स्वास्थ्य के क्षेत्र में पर्याप्त संसाधनों का आवंटन, प्रति व्यक्ति GNP के अलावा साक्षरता दरें, विशेष रूप से महिला साक्षरता दरें, लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक के रूप में उभर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब जो हमने नेक्स्ट पढ़ना है कि भारत में स्वास्थ्य की क्या स्थिति है, वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। व्हाट इज द हेल्थ सिचुएशन इन इंडिया। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो वो प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। थैंक यू।